वेलकम टू कॉमर्स मल्टीवर्स। हम कर रहे हैं अपना इंटरनेशनल बिजनेस का सब्जेक्ट, जिसमें आज अपना शुरू करेंगे आपका 5th यूनिट, जिसके अंदर देखेंगे आपका फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम जो है वो है ना। इसके अंदर आपको जो एफडीआई वगैरह थी वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आपके जो मोड्स ऑफ एंट्री थे इंटरनेशनल बिजनेस में, उसमें ऑलरेडी, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, उसके कंपोनेंट वगैरह हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आपका फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम है वो आपको क्या है ना। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है आपका? फॉरेन एक्सचेंज जो है हमारा, उसे हम फॉरेक्स भी कहते हैं आपका ना। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन एक्सचेंज का ऑब्रिविएशन हो गया ये आपका फॉरेक्स। फॉरेक्स मार्केट भी हम कहते हैं इसको। तो जो आपका ये फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम है ना, ये क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एक करेंसी को किसी दूसरी करेंसी के अंदर। ठीक है। किस पर्पज से करते हैं? पर्पज हमारा कुछ हो सकता है, कॉमर्स कोई पर्पज हो सकता है ना। हम बिजनेस पर्पज से कुछ कर रहे हैं, ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, या टूरिज्म पर्पज हो सकता है ना। आप मान लो एग्जाम्पल के लिए आप अमेरिका में रहते हो, या फिर आप इंडिया में रहते हो, तो इंडिया से आप अमेरिका विजिट करने जाते हो, तो वहाँ पे आपको कुछ भी बाय करना होगा, कुछ भी आपको वहाँ से खरीदना है, तो आपको वहाँ की करेंसी चाहिए, है ना। अब वहाँ पे आपका इंडियन जो रुपीज़ है वो नहीं चलेगा, वहाँ पे डॉलर चलेगा। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको अपनी जो इंडियन करेंसी है उसको चेंज करना होगा, है ना, उसे एक्सचेंज करना होगा, कन्वर्ट करना होगा किसमें, डॉलर में। ठीक है। तो इस चीज़ जो पूरा प्रोसेस है, इसको हम क्या कहते हैं, आपका फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम कहते हैं, जिसमें करेंसीज क्या होती है, चेंज होती है दूसरी करेंसी के कंपेयर में, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, आपका फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम आपका कहते हैं। ठीक है। तो इसमें आपका एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होते हैं। ठीक है। एक्सचेंज रेट क्या होते हैं? वन करेंसी को हम एक्सप्रेस करते हैं दूसरी करेंसी के टर्म्स में। ठीक है। जैसे कि $1 का वैल्यू क्या होगी दूसरे करेंसी के रूप में, है ना। जैसे $1 की वैल्यू जो इंडियन रुपीज़ अगर मैं बात करूँ, है ना, जैसे $1 है तो इंडियन रुपीज़ में अभी उसकी वैल्यू क्या है, कुछ 83.37 रुपीज़ चल रही है। ठीक है। तो इसमें आपका ये एक्सचेंज रेट है आपका। ठीक है। जो फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम है, इसमें सबसे ज़्यादा जो करेंसी चेंज होती है, जिसमें पैक्ड करते हैं करेंसी को, वो आपको यूएस डॉलर है ना। ये मैं आपको इससे पहले वाली यूनिट में भी पढ़ा था, ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के अंदर, कि उसमें क्या एग्रीमेंट हुआ था आपका, कि जितनी भी करेंसीज होगी उन सबको अपनी वैल्यू किसमें एक्सप्रेस करनी होगी, जो डॉलर के अंदर एक्सप्रेस करनी पड़ेगी, है ना। तो जो डॉलर है वो एक्सचेंज मार्केट में सबसे ज़्यादा आपका रिजर्व करेंसी कह लो, ये सबसे ज़्यादा एक्सचेंज होने वाली करेंसी आपकी डॉलर आती है ना। सबसे ज़्यादा डोमिनेट करेंसी डॉलर है आपकी। ठीक है। ये आपका एक्सचेंज रेट होता है, जिसमें हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी के कंपेयर में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं या कंपेयर करते हैं। ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की हम बात करें आपका, तो जो हम फॉरेक्स मार्केट भी कहते हैं, जिसे मैंने पहले बताया आपको। तो ये क्या होता है, ये एक डिसेंट्रलाइज ग्लोबल मार्केट प्लेस है। ठीक है। डिसेंट्रलाइज मतलब क्या होगा, कि किसी एक कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है, कोई एक आपकी कोई ग्रुप नहीं है जो इसको कंट्रोल करता है। ये क्या होता है, ये मल्टीपल आपके इसमें पार्टिसिपेट होते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं, है ना। मल्टीपल सेंट्रल बैंक्स हो गए, मल्टीपल आपके कॉर्पोरेट प्लेयर्स होते हैं आपके। ठीक है। गवर्नमेंट्स होती है ना, अलग अलग और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये सब मिलके आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बनाती है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपको करेंसीज बाय या सेल होती है ना, जो करेंसीज होती है वो ट्रेड होती है आपकी। ठीक है। तो ये आपको 24 आवर्स जो है ऑपरेट होता है एक दिन में, और वीक में 5 डेज आपका ये ऑपरेट होता है। ठीक है। जो भी अलग अलग टाइम जोन होंगे, अलग अलग प्लेसेस पे, उसके हिसाब से। अभी जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ये काफ़ी बड़ा मार्केट है, इसमें जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो काफ़ी बड़े लेवल पे होती है। ठीक है। एक आपको बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स है, इनकी एक रिपोर्ट, इनके अकॉर्डिंग जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का जो एवरेज आपकी ट्रेडिंग होती है पर डे, है ना, वो समथिंग कुछ आपकी $7.5 ट्रिलियन की होती है। ठीक है। ये रिपोर्ट आपकी 2022 की है, उस हिसाब से, यानी कि इतना बड़ा मार्केट है आपका, कि 7.5 ट्रिलियन पर डे की ट्रेडिंग इसमें आपकी होती है ना, बाइंग सेलिंग होती है इतने इतने ज़्यादा बड़े लेवल पे। ठीक है। जो कि आपकी 2019 में कितनी थी, $6.6 ट्रिलियन की थी। ठीक है। तो बढ़ गई है काफ़ी ज़्यादा अब 2022 तक आपकी। ठीक है। इसमें जो करेंसीज आपकी, इसमें काफ़ी सारी करेंसीज आपकी पेयर होती है। ठीक है। जैसे आपकी यूरो और आपकी डॉलर हो गया। ठीक है। यूरो एंड डॉलर हो गया। ठीक है। फिर आपका डॉलर एंड जैपनीज येन हो गया। ठीक। फिर आपका ब्रिटिश पाउंड हो गया आपका, और आपका डॉलर हो गया। तो आप देखेंगे डॉलर जो है सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है। डॉलर हर करेंसी के कंपेयर में हम उसे एक्सचेंज करते हैं डॉलर को। ठीक है। तो ये कुछ मेजर करेंसीज थी जो फॉरेन मार्केट में आपका एक्सचेंज होती है। ठीक है। अगर आप रिजर्व देखें तो आप साथ साथ दिख रहा होगा कि डॉलर का रिजर्व सबसे ज़्यादा है। ठीक है। रिजर्व सबसे ज़्यादा का मतलब क्या हो गया, कि सबसे ज़्यादा करेंसी जो चेंज होती है वो आपको डॉलर में चेंज होती है। लोग डॉलर में ज़्यादा अपनी करेंसी को कन्वर्ट करते हैं, यानी डॉलर का डोमिनेंस सबसे ज़्यादा है अभी। ठीक है। उसके बाद आपका यूरो आता है ना। यूरो हमने पढ़ा था आपका, यूरोपियन यूनियन के अंदर जो आपकी करेंसी चलती है ब्रिटेन वगैरह में, वो आपकी यूरो हमने पढ़ा था पहले ही। ठीक है। तो ये कुछ करेंसी थे जो इसमें सबसे ज़्यादा आपकी डोमिनेंट है, सबसे ज़्यादा चलती हैं, जिनके सबसे ज़्यादा रिजर्व आपके होते हैं। तो यूएस डॉलर इज द मोस्ट ट्रेडेड करेंसी इन द वर्ल्ड। ठीक है। फॉलोड बाय द यूरो एंड जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक। ठीक है। सब इनको फॉलो करते हैं, इन सब अपनी करेंसीज को यूएस डॉलर के कंपेयर में एक्सचेंज करना पड़ता है इनको आपको। अब क्या होता है, अलग अलग मार्केट में आपका क्या होता है, जो एक्सचेंज रेट होता है हमें उसे स्टेबलाइज करना होता है ना, हर करेंसी के कंपेयर में। अगर ऐसा ना हो, ठीक है, इफ द एक्सचेंज रेट इन डिफरेंट मार्केट पर नॉट सेम, अगर ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक आपकी अप्रोच, एक आपको प्रैक्टिस चलती है जिसे हम कहते हैं आपका आर्बिट्रेज। ठीक है। आर्बिट्रेज में क्या होता है, एक आपका आर्बिट्रेजर जो होता है ना, एक इंसान, जो भी एक पर्सन होगा, आर्बिट्रेजर होता है, वो क्या करता है, वो एडवांटेज लेता है किसका, जो भी आपके एक्सचेंज रेट में डिफरेंस है ना, एक जगह पे कुछ और एक्सचेंज रेट है आपका, दूसरी जगह पे कुछ और एक्सचेंज रेट है, तो उसका ये फायदा उठाता है। एक जगह से वो उस करेंसी को खरीदता है जहाँ पे उसका लो प्राइस है, वहाँ से खरीदता है, और दूसरे मार्केट में उसको बेच देता है जहाँ पर उसका हाई प्राइस होता है। ठीक है।
जैसे एग्जांपल के लिए आपका क्या होगा, डॉलर का प्राइस मान लो एग्जांपल के लिए जापानीज येन जो है उसका क्या है, $0.9 है। ठीक है, मतलब डॉलर का प्राइस जापानीज येन जापान में कितना है, $0.9, और फ्रैंकफर्ट में है वो आपका $1.2। तो ये जो आपका आर्बिट्रेजर होगा ये कर देगा, ये आपका $0.9 में जापानीज येन यहाँ से खरीद लेगा, और फिर इसको क्या कर देगा आपका $0.12 के हिसाब से फ्रैंकफर्ट में आपका इसको सेल कर देगा। ठीक है, तो क्या होगी, जो जापान में जो जापानीज येन की जो डॉलर में कीमत थी वो थी $0.9। ठीक है, और मान लो फ्रैंकफर्ट में जो जापानीज येन है उसकी जो डॉलर में कीमत है वो कितनी, $1.2 थी। ठीक है, तो यहाँ से जापानीज येन को $0.9 में खरीदा और उसी को इन्होंने फ्रैंकफर्ट में $1.2 में बेच दिया। तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, आपका कुछ $0.3 समथिंग कुछ आपका उसने कमा लिया, कुछ एडवांटेज उसने ले लिया, प्रॉफिट अपना मेक कर लिया। ठीक है, तो इस तरह का भी आपका क्या होता है, प्रैक्टिस होती है अगर आपका डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में आपकी करेंसी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है अगर, है ना। फिर हम पार्टिसिपेंट्स की बात करें इसमें, तो इसमें आपके काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स आते आते हैं, जिसमें बताया आपको बैंक होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं आपके, हेज फंड्स होते हैं आपके, कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट, इंडिविजुअल ट्रेडर्स, सब आपके होते हैं। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। बैंक की हम बात करें आपको, तो बैंक जो सबसे लार्जेस्ट पार्टिसिपेंट होते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर, जो कंट्रीब्यूट करते हैं आपको लगभग 80 to 90% के आसपास, सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन आपकी कौन करते हैं, और बैंक्स करते हैं, जिसमें आपको जो इंटर बैंक आपको ट्रांजेक्शन होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, दे फैसिलिटेट करेंसी ट्रांजेक्शन फॉर देयर क्लाइंट्स सच एज द कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स, एंड ऑल्सो ट्रेड ऑन देयर बिहाफ टू द मेक प्रॉफिट। ठीक है, जो उनके कस्टमर होते हैं उनके बिहाफ पर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ये ड्राफ्ट वगैरह देते हैं, या कुछ भी क्रेडिट वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, कुछ भी आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में उनके बिहाफ पर काम करते हैं, इसलिए बैंक सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट इसमें आपको करते हैं, है ना। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं आपके, जो भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे आपके इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए, हैज फंड हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, और ये सभी पार्टिसिपेट करते हैं आपके, और लॉजिक की बात है, ये सभी पार्टिसिपेट करते हैं आपके। दे ट्रेड करेंसी टू मैनेज रिस्क, हैज अगेंस्ट द करेंसी फ्लक्चुएशंस। ठीक है, जो भी मान लो कोई करेंसी है तो टाइम के साथ उसमें फ्लक्चुएशन आते रहते हैं, है ना। आज करेंसी में कुछ और वैल्यू है, कल करेंसी की कुछ और वैल्यू होगी, तो ये जो रिस्क होता है ऊपर नीचे करेंसी का होने का, इसको भी कम करते हैं आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ये सारे। हैज आपको क्या होता है, हैज में क्या करते हैं, हैज जो फंड है या फिर हैज फंड क्या वाले क्या करते हैं आपका, जो भी आपके बड़े बड़े कस्टमर्स होते हैं उनकी कैपिटल, बड़े बड़े कैपिटल को ये ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ये अपनी एक लिमिट सेट कर देते हैं। ठीक है, एक तरह से कि फ्यूचर में जाके जो करेंसी है उसकी वैल्यू ज़्यादा ऊपर नीचे होगी तो उससे हमें कुछ लॉस ना हो। ठीक है, उस तरीके से अपना एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ठीक है, हैज करते हैं, हैज मतलब एक तरह से कवर कर लेते हैं उस रिस्क को, कि अगर फ्यूचर में करेंसी फ्लक्चुएट भी हो तो इनका लॉस ना हो। ठीक है, फिर कॉर्पोरेशन आते हैं आपके, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन पार्टिसिपेट करते हैं फॉरेक्स मार्केट में। ठीक है, ताकि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो इजीली हो पाए। दे दे may need to exchange currencies to pay imports or receive payment for exports। ठीक है, एंड दे ऑल्सो यूज करेंसी हैजिंग स्ट्रेटेजी टू मैनेज करेंसी रिस्क। ठीक है, किस तरह से, मतलब जैसे एग्जांपल के लिए आपने कोई चीज़ खरीदी है किसी अदर मार्केट में, ठीक है, तो आपको पे करना है उनकी करेंसी के अंदर। ठीक है, अब अगर आपको पेमेंट कुछ दिन बाद करनी है ना, आपने आज आपने खरीद लिया, लेकिन क्रेडिट पे खरीदा है, आपको पेमेंट करनी है कुछ 1 मंथ 2 महीने बाद, या फिर कुछ 1 वीक बाद भी अगर आपको पेमेंट करनी है, तो इसमें क्या हो सकता है, आपको ना करेंसी का मतलब आज जो करेंसी है उसकी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, आपको फायदा भी हो सकता है, आपको नुकसान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अगर करेंसी ऊपर नीचे हो जाती है तो, है ना। जैसे आपने कुछ डॉलर की अगर मैं ले एग्जांपल के लिए, तो मान लो $1 ₹80 का इंडियन करेंसी में ₹80 मान लेते हैं उसको, तो अभी आपको $1 की पेमेंट करनी है तो आपको ₹80 देने होंगे। फ्यूचर में हो सकता है डॉलर की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाए, तो आपको और ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं, ₹80 की जगह आपको 90 देने पड़ सकते हैं, है ना, या आपको कम भी देने पड़ सकते हैं। हो सकता है आपकी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो आपको $1 के लिए ₹70 भी देने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो रिस्क उठाने से बढ़िया क्या होगा आपका, जो ये एक हैजिंग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, जिसमें आपको क्या करते हैं, लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, जब भी पेमेंट होगी या पैसा रिसीव होगा तो आपका एक प्री डिटरमाइन वैल्यू पे ही होगा। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आगे आपके भी क्या होते हैं इस तरह की जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स भी इसमें आपके होते हैं। गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन फॉरेक्स मार्केट। दे इंटरवेन इन द मार्केट टू स्टेबलाइज देयर करेंसी। ठीक है, मैनेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं बैंक्स के पास, सेंट्रल बैंक्स के पास, आपको पता होगा ये सारी चीज़ें, कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है वो सेंट्रल बैंक्स के पास होता है, उसको मैनेज करते हैं लोग। ठीक है, इन्फ्लुएंस एक्सचेंज रेट फॉर इकोनॉमिक रीजंस, कुछ भी इकोनॉमिक रीजन हो सकते हैं। फिर रिटेल ट्रेडर्स आपके होते हैं, इंडिविजुअल ट्रेडर्स होते हैं आपके। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, ऑनलाइन जो ब्रोकर्स आपके होते हैं ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। दिस speculate on exchange rate movement to make profit, often using leverage and amplify their trading positions। जो ट्रेडिंग करते हैं ना लोग करेंसीज में, है ना, प्रॉफिट बनाते हैं आपका ऑप्शन वगैरह लगाकर, इस तरीके से वो भी इसमें आपका पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आपके होते हैं। नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे आपके म्यूचुअल फंड वगैरह हो गए, ठीक है, पेंशन फंड्स हो गए आपकी, तो ये सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं अपने कस्टमर के बिहाफ पर, ताकि मैनेज कर पाएँ जो उनके पोर्टफोलियोज होते हैं उनको, ये ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग पर्पज से। ठीक है, ये भी आपका हैजिंग जो होता है वो स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं, ताकि इनको करेंसी के फ्लक्चुएशन की वजह से लॉस वगैरह ना हो।
अब हम अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, मतलब किस तरीके से इनमें जो ट्रांजेक्शन होती है वो किस तरीके से होती है, तो स्पोर्ट ट्रांजेक्शन सबसे पहले होती है। स्पोर्ट ट्रांजेक्शन में क्या होगा, इन्वॉल्व होते हैं इमीडिएट एक्सचेंज ऑफ करेंसीज, है ना। आपने कोई भी किसी भी कंट्री से कुछ बाय बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो आप इमीडिएट पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। जो भी उस टाइम पे जो एक्सचेंज रेट करेंसी की जो भी उस टाइम पे एक्सचेंज रेट होता है, उसी रेट पे आप क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन अपनी कंप्लीट करते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, इज टिपिकली यूज्ड फॉर द इमीडिएट करेंसी नीड्स सच एज इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस, ठीक है। जो भी आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इमीडिएट पेमेंट आप करते हैं, तो आपका स्पोर्ट होता है, स्पोर्ट ट्रांजेक्शन ना, ऑन द स्पॉट आप कर रहे हैं पेमेंट, ठीक है। फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर द एग्रीमेंट टू बाय और सेल, ठीक है, बाय और सेल अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ करेंसी एट अ फ्यूचर डेट, ठीक है ना। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपके क्या होते हैं, फ्यूचर डेट में आप पेमेंट करते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, जो भी एक्सचेंज रेट होता है वो पहले डिटरमाइन कर लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर में तो वो करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, एक्सचेंज हो सकती है। तो आप दोनों आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि फ्यूचर में जब हम इसकी पेमेंट करेंगे तो इसी एक्सचेंज रेट पे करेंगे, ठीक है, जो हमने पहले डिटरमाइन कर लिया है, चाहे फ्यूचर में कुछ भी उसकी वैल्यू ऊपर नीचे हो जाए। अभी जो एक्सचेंज रेट की वैल्यू है, जो भी अभी करेंसी की जो वैल्यू है, उसी पे हम क्या करेंगे, आपका बाय या सेल करेंगे, ठीक है। दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफन यूज बाय द कंपनीज टू हैज, ठीक है, ये आपका हैज टेक्निक होती है। मैं हैजिंग का तो यूज कर रहा हूँ ना, मैंने पहले डिटरमाइन कर लिया कि भाई फ्यूचर में उस करेंसी की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन हम पेमेंट आज जो करेंसी की वैल्यू है, जो आज एक्सचेंज रेट है, उसी रेट पे हम करेंगे। तो ये हैजिंग टेक्निक हो गई आपकी, आपने रिस्क को क्या कर लिया, कम कर लिया, आप बच गए उस रिस्क के जो आपको और फ्यूचर में लॉस हो सकता था, ठीक है। फिर ऑप्शंस हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या होते हैं आपके, ये जो भी होल्डर होता है उसको राइट देता है, लेकिन किस तरह की ऑब्लिगेशन नहीं होती है, ठीक है। राइट क्या देता है, राइट देता है कि वो बाय या सेल कर सकता है एक स्पेसिफिक अमाउंट करेंसी का, ठीक है, एट द प्री डिटरमाइंड प्राइस, ठीक है, प्री डिटरमाइंड स्ट्राइक प्राइस जो भी करंट में आपको चल रहा है उस पर, विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है। जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में आपने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा चलता है, ये ट्रेडर्स यूज़ करते हैं इसका। क्या करते हैं, एक फ्यूचर डेट पे आप क्या कर लेते हैं, आप सेट कर लेते हैं कि मुझे इस करेंसी को, अगर ये एक डेट, ये एक अमाउंट है, इस अमाउंट तक, इस रेट तक अगर इस करेंसी की वैल्यू आ जाती है, तो मेरे जो भी करेंसी या जो भी स्टॉक होता है, मैं इसको सेल या बाय कर देना आप, ठीक है। ये ऑप्शंस होते हैं, ट्रेडिंग वगैरह में यूज होते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो फ्यूचर डेट में क्या करते हैं आप, मतलब फ्यूचर डेट नहीं, मतलब एक एक पूरा टाइम पीरियड होता है कि एक हफ्ते के बाद या एक महीने के अंदर अंदर इसकी जो वैल्यू होगी वो ऊपर नीचे हो जाएगी, ठीक है, करेंसी की। तो तब मैं इसको बाय या सेल कर सकता हूँ, एक महीने के अंदर अंदर का आपका टाइम है, आप उस पर इसको बाय या सेल कर सकते हैं, जो भी प्री डिटरमाइंड प्राइस है उसके ऊपर, ठीक है। जो भी करंट प्राइस, जो भी आपने प्राइस डिटरमाइन किया था कि हाँ $1 की वैल्यू जो है आपकी वो 100 रुपीज़ के इक्वल हो जाएगी, तब मैं सेल बाय कर दूंगा एक महीने के अंदर अंदर, इस तरीके से, ठीक है। ऑप्शंस आर यूज्ड बाय ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, ठीक है, जो भी ट्रेडर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, टू हैज अगेंस्ट द करेंसी, ठीक है। ये भी हैजिंग टेक्निक आपकी हो गई एक तरह से, आप वो कर रहे हैं, आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में इसकी करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, उसके हिसाब से। फिर स्वैप्स आपके होते हैं, स्वैप्स आर एग्रीमेंट्स टू एक्सचेंज करेंसीज एट द प्री डिटरमाइंड डेट इन द फ्यूचर, ठीक है। ये भी आपके सेम होते हैं कि फ्यूचर में जब आप करेंसी चेंज करेंगे तो एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे ही करेंगे, ठीक है। स्वैप सेम आपका फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह, वो तो आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो था उसमें तो आप बाइंग सेलिंग कर रहे थे, लेकिन इसमें आप जब करेंसी और परचेज सेल करेंगे तो इसमें स्वैप कहते हैं, ठीक है ना। पहले आपने डिटरमाइन कर लिया कि फ्यूचर में जब हम करेंसी को एक्सचेंज करेंगे तो इसी रेट पे हम करेंसीज को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्वैप इज द इंटरेस्ट रेट स्वैप, ठीक है, वेयर टू पार्टीज एक्सचेंज फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पेमेंट इन डिफरेंट करेंसीज, ठीक है। आपकी करेंसी कुछ और है, मेरी करेंसी कुछ और है, और हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे फ्यूचर में, लेकिन प्री डिटरमाइंड रेट जो हमने सेट किया था उसी में ही हम आपका क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे करेंसीज को। फिर अगर फंक्शंस की बात करें कि फंक्शंस क्या है फॉरेक्स मार्केट के, तो पहला सिंपल फंक्शंस का वही है आपका ट्रांसफर ऑफ करेंसीज या एक्सचेंज करेंसीज करना, ठीक है। किस लिए, ताकि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो आपका ईजी हो पाए। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फॉरेक्स मार्केट इज टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ करेंसीज, ठीक है। मेन काम इसका वही है कि जो करेंसीज एक्सचेंज है उसको हम ईजी कर पाएँ, ठीक है, ताकि बिजनेस क्या कर पाएँ, बाय और सेल कर पाएँ गुड सर्विसेज को इंटरनेशनली, ठीक है। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट यूज द फॉरेक्स मार्केट टू कन्वर्ट देयर लोकल करेंसी इनटू द करेंसी ऑफ जो भी कंट्री में वो ट्रेड करना चाहते हैं उस करेंसी के कंपेयर में वो उसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। फिर डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट को भी ये मार्केट डिटरमाइन करता है, वही हमने पढ़ा अभी आपका, ठीक है। फिर कैसे एक्सचेंज रेट आपको डिटरमाइन होते हैं ना, और डिमांड सप्लाई के फैक्टर्स होते हैं, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। द फर्स्ट द फर्स्ट मार्केट इज वेयर द एक्सचेंज रेट आर डिटरमाइन, ठीक है। दिस रेट्स फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन सप्लाई डिमांड, है ना, ये सप्लाई डिमांड पे होते हैं। अलग अलग इसमें आपके इंडिकेटर्स होते हैं, अलग अलग आपके फैक्टर्स होते हैं, जियो पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, मार्केट स्पेकुलेशंस होती हैं, ठीक है। ये सब हम देखेंगे आपका आगे, इन सब की वजह से आपका एक्सचेंज रेट जो है डिटरमाइन होता है। फिर प्रोवाइड लिक्विडिटी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जबकि लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाता है, हाँ। आपको किसी भी तरह से कोई ज़्यादा वेट नहीं करने की जरूरत है। आप सिंपल, आपको कुछ भी बाय सेल करना है तो सिंपल सिंपल तरीके से उसको एक्सचेंज रेट मार्केट में बाय सेल कर सकते हैं करेंसी को, है ना। जो रेट है वो तो पहले से ही सेट है कि भाई डॉलर कंपेयर में रुपीज़ का ये प्राइस चल रहा है, तो इजीली आप खरीद सकते हैं। तो लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है इसमें, आप बाय सेलिंग इजीली कर सकते हैं। दिस लिक्विडिटी इंश्योर दैट ट्रेडर्स कैन बाय सेल करेंसीज क्विकली, है ना, क्विकली एंड कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे, सिंपल।
It also help stabilize exchange rates and reduces the impact of large transaction on currency prices, ठीक है। जो बड़ी 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 करेंसी ट्रांजेक्शन होती हैं, ठीक है, तो उसमें अगर छोटा सा फ्लक्चुएशन आता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा मिलियन ऑफ डॉलर का फर्क पड़ता है, ठीक है। एक दो डॉलर की बात नहीं कर रहा, जो बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन होती हैं, तो उसको भी स्टेबलाइज करता है कि ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। फिर जो आपकी हैजिंग होती है, रिस्क मैनेजमेंट, उसका भी एक काम करता है ना। हमने देखा अभी कि भाई अगर मुझे कुछ चीज़ बाय सेल करनी है, तो फ्यूचर में करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, तो उससे मैंने बचने के लिए आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करा, स्वैपिंग यूज़ करी, ठीक है। तो वो भी आपको फैसिलिटेट करवाता है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट कौन करवाता है? आपका जो फाइनेंशियल मार्केट है, वो इस चीज़ को आपका करवाता है, ठीक है। रिस्क को कम करता है आपका। जैसे एग्जांपल हम देखें, तो एक कंपनी क्या करती है, रिसीव करती है पेमेंट इन फॉरेन करेंसी, कैन यूज़ द फॉरेक्स मार्केट। वो फॉरेक्स मार्केट का यूज़ कर सकती है, किस लिए? टू लॉक इन द फेवरेबल एक्सचेंज रेट। जो भी आपको पेमेंट रिसीव हुई है ना, आपने कुछ खरीदा बेचा है, तो मतलब कुछ भी आपने बेचा है, सेल किया है, तो आपको जो पेमेंट रिसीव हुई है, अब आप क्या कर सकते हैं, उसको आप फॉरेन एक्सचेंज में आपने क्या करा, उसमें हेजिंग टेक्निक यूज़ कर लिया, आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या स्वैपिंग का यूज़ कर लिया, तो आपको जो भी करंट प्राइस था, उससे भी आपको पेमेंट मिलेगी, है ना। फ्यूचर में चाहे उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो जाए, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपका रिस्क कम हो गया, आपका प्रॉफिट उससे अफेक्ट नहीं हुआ, है ना। फिर क्रेडिट फंक्शंस भी होते हैं इसके, जो आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है, वो क्रेडिट फंक्शन भी प्रोवाइड करवाता है, क्रेडिट भी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। दिस फंक्शन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स अलाउज मार्केट पार्टिसिपेंट्स टू कंडक्ट ट्रांजेक्शन विदाउट हैविंग इमीडिएट प्रोवाइड फुल अमाउंट, ठीक है। आपको फुल अमाउंट इमीडिएट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टिंग आप कर सकते हैं, तो इसमें इमीडिएट तो पेमेंट आप कर ही नहीं रहे, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं, आपको कोई चीज़ क्रेडिट पे खरीदनी है, तो आप इसमें जो है फॉरेन जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, उसमें बिल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपको अपने बैंक को एक फॉरेन एक्सचेंज का जो बिल होगा, वो आप देंगे उनको, ठीक है। और वो जो मार्केट होगा उसके बिहाफ पर जिस भी कंट्री से आप खरीद रहे हैं, वहाँ पर उस फॉरेन एक्सचेंज जो बिल आपने दिया, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट फंक्शंस भी आपको प्रोवाइड करवाता है, क्रेडिट पे भी आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं ना, जैसे हम देखा अभी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का यूज़ करके, ठीक है। तो ये आपका हो गया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का इंट्रोडक्शन टाइप हो गया थोड़ा सा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका कुछ फॉरेन एक्सचेंज जो रेट होता है, वो कैसे डिटरमाइन होता है ना, डिमांड सप्लाई, और क्या क्या इसमें आपके कंपोनेंट होते हैं वो सारे। अब देख लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।